नीट प्रिपरेशन के उस फेज में होंगे जहाँ पे तुम्हें खुद पे सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट हो रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि अगर नीट 2024 क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा या क्या करूंगी। अगर तुम एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें एटलीस्ट 620 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे कि तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए। जो गलतियां तुमने नीट 2022 और नीट 2023 में करी है, तुम्हें वो नीट 2024 में रिपीट नहीं करनी है। दिस should be your new year resolution. So hello guys, welcome back to the channel. My name is Ayushi and I am a second year medical student. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हारी लास्ट के 4 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि तुम अपना बेस्ट दे सको और एक अच्छा स्कोर ला सको कि तुम्हें एटलीस्ट एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए। So in this video I have divided the students into 2 categories, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड जिनका भी सिलेबस पेंडिंग रहता है। So first हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब तुमने जहां तक है सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, सारे तुमने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर एटलीस्ट एक बार पढ़ लिए होंगे। अगर तुमने रिवाइज नहीं भी किए होंगे तो भी तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नोट्स बनाए हैं, रादर इट्स योर फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप, तुम जो भी नोट्स या फिर जो भी स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम अपने नोट्स पे जाओ, नोट्स रिवाइज करो। तुम इनिशियली जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें नोट्स रिवाइज करने में 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, बट ग्रेजुअली तुम्हारा टाइम डिक्रीज होगा। उसके बाद तुम आओगे PYQs पे। तुम देखना जितने भी नीट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें लेजिट 60 to 70% PYQs रिपीट होते हैं। कुछ की वैल्यूज चेंज कर देते हैं, कुछ को सेम भी डाल देते हैं कई बार। तो प्लीज PYQs तो तुम्हें हर PYQ का आंसर टिप्स पे रटा होना चाहिए। जब मैं अपने PYQ सॉल्व करती थी ना, मुझे देखते ही पता चल जाता था कि इसका आंसर ये है। तो PYQs पे तुम्हारी कमांड ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आके कोई भी क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, तो तुम्हें ऑप्शन देखने की भी जरूरत ना पड़े और तुम उसका आंसर बता दो। अब हमें कुछ और भी तो प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो अगर मैं अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम की बात बताऊँ, फिजिक्स में मैं सॉल्व करती थी सबसे पहले PYQs। फिजिक्स वाला के ऐप पे एक DPP आती थी, तो मैं उसको सॉल्व करती थी। तो मैं फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगी कि सिर्फ PYQ सॉल्व करो, फिजिक्स वाला की वो जो DPP अभी भी शायद वो आती है वो लगाओ, एंड उसके अलावा यू आर डन विद फिजिक्स। उसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो थोड़े बहुत इंटेक्स के और NCERT के क्वेश्चंस लगा सकते हो। दैट्स इट फॉर फिजिक्स। अगर अब हम आए बायोलॉजी पे कि हमें बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करना है, तो मैं जो बायोलॉजी में रिवाइज करती थी, मैं बायोलॉजी में एक पेज लेती थी, उसका मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स करती थी कि मुझे 10 मिनट में या फिर मुझे 15 मिनट में ये पेज पूरा रीड करना है। और हर लाइन से मैं कोशिश करती थी कि मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूँ। उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कोई भी लाइन ऐसी स्किप नहीं हो रही है कि जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो। सो बायोलॉजी में तुम्हें ऐसे ही करना है, हर एक पेज को फिक्स कर लो, क्योंकि अगर वरना तुम एक चैप्टर को ना 4-5 घंटे लेके बैठे रहोगे। तो फिक्स अ टाइम पीरियड फॉर ईच पेज कि मुझे ये वाला पेज 15 मिनट में कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। डायग्राम्स बिल्कुल स्किप मत करना, कई बार लेबलिंग में डायग्राम्स पूछ लेते हैं। अब बायो में आई हमारी कि क्वेश्चन क्या करना है। बायो में भी वही करना है तुम्हें। तुम अब जाओगे PYQs पे, सबसे पहले तुम सॉल्व करोगे PYQs। उसके बाद तुम आओगे बायोलॉजी में कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। तो बायोलॉजी में आई वुड रेफर कि तुम MTG वाली बुक फॉलो करो, क्योंकि मैंने खुद से उस बुक को पूरा सॉल्व किया था अपने नीट प्रिपरेशन टाइम पे, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना कोशिश करोगे ना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, उतना तुम स्टक फील करोगे। तो मैं यही बोलूँगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उनको बार बार रिवाइज करो। तो बायो में तुम्हें NCERT तो बिल्कुल घोल के पी जानी है। तो NCERT की एक एक लाइन तुम्हें रटी होनी चाहिए। तो जितनी बार रिवीजन कर रहे हो उतनी बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, इजंट इट। तो बायोलॉजी में यही करना है कि तुम्हें बार बार NCERT की रीडिंग करनी है और PYQs और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों में क्या अप्रोच रखनी चाहिए व्हाइल वी रिवाइज। अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे शो कर दूंगी। मैं ऐसे फॉर्मूला नोट्स बनाती थी हर एक चैप्टर के। मैंने फॉर्मूला नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने उस चैप्टर के PYQ सॉल्व किए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाए, लाइक 150 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा लगाए उस चैप्टर के, जिसमें उसके सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं मोस्टली। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। रिवाइज योर फॉर्मूला शीट, राइट। उसमें तुम अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है तो वो तुम अपनी फॉर्मूला शीट में ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद PYQ सॉल्व करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओ, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
एंड वन मोर रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू दैट फिजिकल केमिस्ट्री में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है सो यू कैन ऑल्सो गो विद द एग्जाम्पलर, वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस भी हुए हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट यू रीड एनसीईआरटी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अलोंग विद पीवाईक्यूज लगाओ और एनसीईआरटी को बार बार रीड करो। इफ वी आर कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या करना है, अपने जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको सबको एक चार्ट बना लो उनका, या फिर कहीं पे भी तुम 3-4 फर्रे टाइप में बना लो, उनको 3-4 दिनों तक लगातार रीड करो। उसके बाद तुम सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताना भूल गई, सबसे पहले तुम्हें जीओसी पढ़नी है। अगर तुम्हारा जीओसी पे कमांड होगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। तो वो चीज़ें अगर तुम क्लियर हो जाएंगे तो तुम्हें सारी नेम रिएक्शन तो खुद ही बहुत सारी नेम रिएक्शन तो तुम्हें जीओसी में याद हो जाती है। दैट्स इट। ऑर्गेनिक तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में नोट्स चाहिए होंगे तो यू कैन मैसेज मी। मैंने ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे तो मैं तुम्हें भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ये तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिवीजन की, कि तुम्हें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में रिवाइज कैसे करना है जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका सिलेबस अभी तक पेंडिंग है। अब या तो उनका बैकलॉग हो सकता है या फिर वो फर्स्ट ड्रॉपर्स हो सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्योंकि उनके फर्स्ट ड्रॉपर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उन लोगों को मैं ये चीज़ बोलूँगी कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखिए जिसमें आप अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। अब वो दिन सैटरडे संडे हो सकता है या फिर तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी, लाइक यू कुड फिक्स एनी डे। उसमें तुम डिसाइड कर लो कि इस हफ्ते मुझे बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का जो भी मेरा छूटा हुआ पोर्शन है, मुझे उसके लेक्चर देखने हैं, मुझे उसके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि तुम्हें अगर तुम्हारा बैकलॉग हुआ है तो तुम्हें बाकी बच्चों से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बैकलॉग क्लियर होगा। अदरवाइज फिर सपने छोड़ दो नीट के। सबसे पहली बात तो तुम्हारा बैकलॉग हुआ क्यों, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि तुम्हारा बैकलॉग क्यों हुआ। बट अगर तुम्हारा बैकलॉग हुआ है तो तुम्हें इतने गट्स होने चाहिए कि तुम उसे क्लियर करो। तो मैं यही बोलूंगी कि जिन लोगों को अभी तक नीट का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज सबसे पहले अपना वो कंप्लीट करें, उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट करें। या अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम नीट का सिलेबस कंप्लीट करते करते रिवीजन कर सकते हो तो फिर उससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। बट मैं ये बोलूंगी एक डेडलाइन ले लो अपने लिए कि तुम्हें फेब तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। दैट्स इट। क्योंकि तुम्हें मार्च और अप्रैल चाहिए फॉर रिविजन, फॉर गिविंग मॉक टेस्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे यू कैन नॉट बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ। तो अब मैं एट लास्ट ये चीज बोलना चाहूंगी कि अगर तुम नीट का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक अच्छा बैच लो और उस बैच के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि तुम एक ऑनलाइन बैच ले लो। उसके लिए तुम ज्वाइन कर सकते हो टारगेट बैच, जहाँ पे मिलेंगे तुम्हें PYQs, टारगेट सेटिंग फीचर बाय द हेल्प ऑफ विच तुम अपने रोज के मिनी टारगेट सेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ DPP generator and high test series. So guys, what are you waiting for? Link is in the description. Go check out and join the batch now. तो देखो, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है फेब तक आके वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और जिनका कंप्लीट हो गया है वो अपना जनवरी एंड फरवरी का मंथ यूटिलाइज करोगे रिवीजन करने में और पार्शियल मॉक टेस्ट देने में। अभी कंप्लीट मॉक टेस्ट देना मत स्टार्ट करना। अगर तुम ड्रॉपर हो सेकंड और थर्ड टाइम, तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो यू कैन गो विद दी मॉक टेस्ट। बट अगर तुम फर्स्ट ड्रॉपर हो या फिर मतलब अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फर्स्ट गो विद दी स्मॉल मिनी टेस्ट। क्योंकि तुम्हें उससे क्या होगा, तुम्हारे जो छोटे छोटे टारगेट्स होंगे ना उन पे तुम्हारा कमांड बनेगा, एंड देन अल्टीमेटली जब तुम कंप्लीट मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा एंड देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। ये तुम एक अपने लिए डेडलाइन सेट कर लो कि फेब इज द लास्ट जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। For the month of March and for the month of April, you will be giving complete syllabus mock test. वो तुम किसी का भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म से या फिर ऑफलाइन। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम एक ऑफलाइन अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तुम वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर लो, सबकी मोस्टली सेम ही होती है। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तुम उसकी ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन टेस्ट। तो अब मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देती हूँ कि तुम्हें लास्ट के 2 महीनों में करना क्या है। तुम्हें बार बार NCERT की रीडिंग करनी है, जितनी बार हो सके PYQ सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं, और टेस्ट सिर्फ देने ही नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर लास्ट 2 months ऑफ नीट। एंड
देखो, इस टाइम पे नेगेटिविटी सबको फील होती है कि यार अगर इस बार नहीं हुआ तो मतलब मैं क्या करूँगा, है ना। पेरेंट्स दूसरे ड्रॉप के लिए भी नहीं मानेंगे, कोई और चीज़ करने का मेरा मन नहीं है। बट अगर तुम अभी ये सब चीज़ें सोचोगे ना तो बहुत तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अगर यहाँ है ना तो वो यहाँ चली जाएगी। तो प्लीज़ ये सब ओवर थिंकिंग मत करो यार। पेपर कैसा होगा वो बाद में देख लेंगे ना, अभी तुम्हें भी नहीं पता पेपर हार्ड आएगा, ईजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, कैसा आएगा। यू डोंट नो। एनटी जैसा सेट करेगा वैसे तुम्हारा पेपर आ जाएगा, और वो सब बच्चों के लिए सेम होगा। तुम अभी अपने मन में कॉन्फिडेंस ये लेके आओ कि एक सीट, एक मेडिकल सीट मेरी है, उस पर मेरा नाम लिखा जा चुका है। इट्स जस्ट अभी 4 महीने बाकी है और मुझे उस दिन अपना एग्जाम अच्छा दे के आना है, दैट्स इट। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हार्डवर्क के साथ साथ तुम्हें कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, बार बार रीड करना है। ये ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, अब तो कुछ भी दे दे वो लोग, ठीक है। बार बार रिवाइज करो, नेगेटिविटी मत फील करो। कुछ भी चीज़ हो रही है, यू कैन डिस्कस आउट, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, बट डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में मत जाओ। जस्ट 4 महीने हैं, उसके बाद तुम चिल करना 2-3 महीने। सो 4 महीने जम के दिन रात मेहनत करो। सब सोशल मीडिया बंद कर दो। कोई भी पर्सन या फिर कोई भी इंसान अगर तुम्हारा मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसको भगा दो। लाइक उसको तुम टाटा बाय बाय बोल दो। भाई रिलेशनशिप है टॉक्सिक या फिर कोई भी इंसान है, टाटा बाय बाय, नीट के बाद मिलना। और अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो अभी इस वक्त व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर